Hi guys, welcome back to our channel Santry Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. माय नेम इज़ अनुज और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट्स. फाइनेंस के बुक्स में दो स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग बताए हैं. फर्स्ट इज़ एक्टिव एंड सेकंड इज़ पैसिव. एक इन्वेस्टर है, उसको एक्टिवली मैनेज फंड्स लेने हैं या पैसिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट करना है. सो उसके लिए बहुत ही एक डिसीजन बहुत ही मुश्किल है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट. सो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक्टिव फंड्स कौन से हैं, पैसिव फंड कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन से लेके उनके बेनिफिट्स तक और उनके एक्सपेंस से लेके उनके रिस्क तक हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ हैं मिस्टर विनायक, फाउंडिंग पार्टनर सेंट्रिसिटी. वेलकम विनायक टू सेंट्री शाला. थैंक यू अनुज, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू सेंट्री शाला. थैंक यू. सो आज का जो टॉपिक है एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट. सो बेसिकली ये टॉपिक लेने का मेरा एजेंडा यही था कि आफ्टर कोविड देखा गया है कि काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट पैसिव फंड्स में आ रही है. कोविड से पहले डेटा दूसरा था और कोविड के बाद अगर आप देखोगे सो एटलीस्ट अभी अगर मैं करंट बात करूँ तो एटलीस्ट 7 लाख करोड़ जो पैसिवली मैनेज्ड हो रहा है इंडिया में. सो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है कि एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि एक्टिव फंड्स कौन से होते हैं, पैसिव फंड्स कौन से होते हैं, और उसके बाद क्यों इतना इन्फ्लो पैसिव फंड्स की तरफ आ रहा है. ओके, सो अनुज, एक्टिव वर्सेस पैसिव, सो नाम में ही है. अगर आप देखें तो एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली वेयर यू आर एक्टिव इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द पोर्टफोलियो. सो लेट्स से अगर एक फंड मैनेजर है एंड ही इज़ फॉलोइंग अ एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसका मतलब ये है कि वो आज एक स्टॉक खरीद रहा है, कल बेच रहा है. सो उसका एजेंडा ये है कि उसे अपने पोर्टफोलियो से एक्टिव रिटर्न जनरेट करनी है. एक्टिव रिटर्न मतलब कि अगर एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है या एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है उसे उस इंडेक्स के अगेंस्ट ओवर एंड अबव परफॉर्म करना है. दैट मीन्स एक अल्फा जनरेट करना है, एक एक्टिव रिटर्न जनरेट करनी है, और उसके लिए उसे एक्शंस या ट्रांजैक्शंस ऐसे करनी है कि वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सके. वेयर एज अगर मैं पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग की तरफ जाऊँ तो पैसिव का मतलब है बेसिकली यू वांट टू बाय एंड यू वांट टू होल्ड. पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के अंदर एक वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ द प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली अगर हम देखें, दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स इन्वेस्टिंग. इट्स वन पार्ट ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग. इंडेक्स इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं. एक फंड मैनेजर अगर सपोज एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, सो उस कैटेगरी में फंड मैनेजर निफ्टी 50 कंपनीज़ को या निफ्टी 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है. उसका काम सिर्फ इतना है कि उसको जो निफ्टी 50 कंपनीज़ हैं उसको अपना पोर्टफोलियो एग्जैक्टली सेम उन्हीं कंपनीज़ में सेम प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना है. एंड उसका एजेंडा सिर्फ इतना ही है कि उसे निफ्टी जितनी ही रिटर्न देनी है प्लस माइनस ट्रैकिंग एरर. राइट. सो जैसे कि आपने बताया एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में फंड मैनेजर इज एक्टिवली मैनेजिंग द फंड्स एंड इज ट्राइंग टू बीट द बेंचमार्क, और इंडेक्स फंड में सिर्फ और सिर्फ एक रेप्लिकेट करना है इंडेक्स को. सो एक जो इन्वेस्टर है आज वो कैसे पता चलाएगा, उसके लिए ये कैसे पता चलेगा कि वो एक एक्टिव मैनेज फंड में जाए या पैसिव मैनेजमेंट फंड में जाए. और हमने देखा है कि जैसा कि हमने पहले भी स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, इतना ह्यूज इन्फ्लोज पैसिव फंड्स में आ रहा है. और एक डेटा इसके साथ मैं और शेयर करूंगा कि लास्ट इवन 18-20 ईयर्स से क्या है, अगर आप निफ्टी का CAGR देखें तो 13.5 to 14% है, और मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप जो फंड्स हैं उनका 18.5% भी है. सो जितने भी एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया है पैसिव मैनेजमेंट फंड्स को. लेकिन अगर आप लास्ट के 5-6 ईयर्स या 7 ईयर्स का डेटा देखें तो कुछ बहुत सारी इवन 80% तो लार्ज कैप फंड्स बीट नहीं कर पा रहे हैं पैसिव मैनेजमेंट फंड्स को. सो उस हिसाब से एक इन्वेस्टर के लिए कौन सा ठीक रहेगा? देखिए, वो ये जो डिसीजन है ये आपका वेदर एक क्लाइंट एक इन्वेस्टर खुद ले रहा है या उनका एडवाइज़र उनको बता रहा है, बट आई टेल यू, सो इट बेसिकली कम्स बैक टू द एक सिंपल पॉइंट पे डिसीजन आके रुक जाता है कि एक इन्वेस्टर की अपने पोर्टफोलियो से या उस म्यूचुअल फंड स्कीम से क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है. अगर एक इन्वेस्टर को लग रहा है कि ही वांट्स टू मेक लेट्स से ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसको 12% की रिटर्न बनानी है, 12% की रिटर्न बनानी है,
then he should not invest into active style of investment. Then he should look for passive style of investment. अगर उसको लग रहा है कि उसे बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना है, उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12 नहीं 15, 16, 17 है, then he should look towards active style of investment. Because see, इंडेक्स या निफ्टी 50 कंपनीज, कोई भी ब्रॉडर इंडेक्स किसी भी कंट्री का है, that will give you only returns in terms of what nominal GDP is giving you. So let's say अगर इंडिया का नॉमिनल GDP 10 से 12% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो आपका ब्रॉडर इंडेक्स भी रफली 10 से 12% का आउट परफॉर्म करे, 10 से 12% आपको रिटर्न देगा, 1-2% कैन बी अ PE मल्टीपल री रेटिंग कैन हैपन, सो आपको 13-14% का रिटर्न बन सकता है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको 15, 16, 17% रिटर्न चाहिए, तो आपको एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा. और अब मैं आपको ये बता देता हूँ, आई वॉज जस्ट रनिंग अप सम नंबर्स. अगर आप 12% पे पोर्टफोलियो को 10 साल में ग्रो करते हैं, हाँ जी, सो बेसिकली 12% का मतलब मैं ये लेके चल रहा हूँ, आप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं और आप 10 साल के लिए पैसा रख रहे हैं, तो आपका पैसा रफली 3.5x हो जाएगा. हाँ जी. बट अगर यही 12 की जगह आपने 15% पे लगाया, तो 10 साल के अंदर आपका डेटा 5x हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली. बट ये तो सिर्फ आप 10 ईयर में देख रहे हैं. अगर आप इसको 20 ईयर ले जाएं, तो हाउ a 3% alpha over benchmark can create wonders is Huge difference. huge difference. So basically 20 years में your 12% will be 9x or 9.5x, but at 15% it will be 16x. 16x. बहुत ज़्यादा डिफरेंस. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. बट इसके अपने आप में इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है. आप अगर 15% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप एक फंड मैनेजर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको 3% अल्फा जनरेट करके दे, तो इट विल नॉट बी अ लीनियर लाइन. मार्केट नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी. फंड मैनेजर अंडर परफॉर्म भी करेगा कभी बेंचमार्क को, कभी आउट परफॉर्म भी करेगा. सो यू हैव टू राइड दैट टाइम. आपको फंड मैनेजर की कन्विक्शन, आपको उसकी फिलॉसफी प्रोसेस समझना है. आपको जानना है कि वो क्यों अंडर परफॉर्म किया, वो क्यों आउट परफॉर्म कर सकता है आगे. तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने हैं. आपका दूसरा सवाल ये था कि क्यों इतना इनफ्लो अभी पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में आया है. बहुत बिल्कुल सही कहा आपने. अगर मैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखूं, तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आज की डेट में पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में ज़्यादा है. पहली बात तो इसलिए क्योंकि उसका बेस कम था. दूसरा रीज़न, एक्टिव मैनेजमेंट ने पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट को पिछले 4-5 साल में ब्रॉडली 70-80% स्ट्रैटेजीज ने अंडर परफॉर्म किया है. राइट. उसका एक प्राइमरी रीज़न ये भी है कि जब भी हमने देखा है पास्ट में, जब एक ब्रॉड बेस्ड रैली होती है, अगर हमारे रफली अगर मैं लेके चलूँ, निफ्टी 500 कंपनीज़ है या BSE 500 है, अगर वो 500 कंपनीज़ के अंदर, मतलब इफ़ वी आर इन द बुल रन, अगर सारी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, तो देन योर इंडेक्स विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म दी एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसका रीज़न ये है क्योंकि एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर कोई निफ्टी 500 को रेप्लिकेट कर रहा है या कोई मल्टी कैप डाइवर्सिफाइड फंड है, तो वो 500 कंपनी नहीं लेगा अपने पोर्टफोलियो में, वो लेगा 70-80, 100 ले लेगा. लेकिन अगर 500 के 500 स्टॉक एक बुल रन में है या एक उस फेज़ में है जब वो जब 500 के 500 के रिटर्न स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी जो 70-80 या 100 स्टॉक की एक स्ट्रैटेजी होगी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम फ्रेम में अंडर परफॉर्म करेगी ही करेगी. तो यही एक मेजर रीज़न रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग. प्लस एक और रीज़न ये भी है कि पहले लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट का. पहले इतनी स्ट्रैटेजीज इंडिया में अवेलेबल भी नहीं थी. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल हैव रियलाइज्ड दैट एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन अगर किसी को 12% या 12% या 13% काइंड ऑफ रिटर्न चाहिए विदाउट एनी रिस्क ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट, देन पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो प्लेज अ रोल. प्लस एक और रीज़न है, अगर हम देखें लॉन्ग रन में, पहले सेबी का कैटेगराइजेशन ऑफ स्कीम नहीं था. 2017 में सेबी ने कैटेगराइजेशन ऑफ स्कीम किया. पहले क्या होता था, लार्ज मिड स्मॉल कैटेगरी ज़रूर थी, बट देयर वाज नो रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ हाउ मच यू कैन होल्ड इनटू अ लार्ज कैप, हाउ मच यू कैन होल्ड इनटू अ मिड कैप एंड स्मॉल कैप. तो कुछ लार्ज कैप स्ट्रैटेजीज अपना एक्सपोजर मिड एंड स्मॉल में भी ज़्यादा रखती थी. तो इट वॉज नॉट एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन. अब सेबी की गाइडलाइन के बाद ये आ गया है कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को 80% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज़ टू बी केप्ट इन लार्ज कैप कंपनीज. तो उसमें आपका स्कोप कम हो गया है टू आउट परफॉर्म, बिकॉज आपको तो वही लार्ज कैप कंपनी सिर्फ 10 से 20% ऑफ द पोर्टफोलियो है जो आप बाहर ले सकते हैं. राइट.
सो इंडिया जो अगर आप बता रहे हो, जैसे इंडिया में लार्ज कैप्स तो 40-50 हैं जो निफ्टी में है, मैक्सिमम आप 100 तक चले जाइए। 100 तक चल जाइए। और आपने बोला कि एक ब्रॉड बेस्ड रैली अगर आएगी तो पैसिव फंड आउट परफॉर्म कर देगा एक्टिव फंड को। जी राइट। सो एक दो क्वेश्चंस और है मेरे विनायक, अगर हम रिस्क की बात करें, सो कौन सा फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देगा, या रिस्क किस में ज़्यादा है और किस में कम है? देखिए, पहली बात तो दोनों ही इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। हाँ जी। और दोनों में अपना एक मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है, विच इज़ लाइक अगर मार्केट गिरेगा तो दोनों फंड गिरेंगे। लेकिन फ़र्क इतना है सिर्फ कि जो एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो फंड मैनेजर अपने एंड से ये कोशिश कर रहा है कि वो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करे। पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐसा है कि आपको सिर्फ निफ्टी 50 या निफ्टी 100 कंपनीज में सेम प्रपोर्शन में लेना है। तो वहाँ पे आपने निफ्टी 50 कंपनीज को खरीदा है। अगर इंडिया की इकोनॉमी निफ्टी लॉन्ग रन में अच्छा करेगा तो आपकी इंडेक्स स्ट्रैटेजी या पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको जितना डिजायर्ड रिटर्न है एट अ नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया लेट्स से, आपको उतना मिल जाएगा। लेकिन एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या है, फंड मैनेजर अपनी कॉल्स ले रहा है, वो सेक्टर के अंदर घूम रहा है कि आज ऑटो लेना है, आईटी लेना है या फार्मा लेना है। वो अपनी पर्सनलाइज्ड रिसर्च कर रहा है, अपनी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे रिसर्च कर रहा है, एंड विद इन ऑटो ऑल्सो ही इज़ पिकिंग लेट्स से मारुति और लेट्स से समबडी इज़ पिकिंग टाटा मोटर्स। तो उस केस में क्या है कि अगर फंड मैनेजर का कॉल गलत चला जाता है तो आपका स्ट्रैटेजी का रिटर्न कंपैरेटिव टू पीयर्स और इंडेक्स कैन बी लो और हाई डिपेंडिंग अपॉन हाउ द स्ट्रैटेजी इज डन। लेकिन बिल्कुल एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर एक फंड मैनेजर के स्टाइल का रिस्क है अपने आप का, कि वेदर द कॉल दैट फंड मैनेजर हैज टेकन इज राइट और रॉन्ग, और द मार्केट हैज फेवर्ड, मार्केट ने उस फेवर में रिटर्न दिया है जिस हिसाब से फंड मैनेजर ने कॉल ली थी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो ऐसा ज़रूर होता है कि 2-3 साल में कोई म्यूचुअल फंड चलेगा, अगले 2-3 साल में कोई और चलेगा, बिकॉज मार्केट डायनामिक उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपके सवाल का जवाब देखा जाए तो ज़रूर एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क के सिवा एक फंड मैनेजर का स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी अपना एक रिस्क है, इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। और अगर कॉस्टिंग की बात करें तो कौन से फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है और कौन से में कम है? देखिए, पैसिव के अंदर आप बाय एंड होल्ड कर रहे हैं, हाँ जी। तो फंड मैनेजर को सिर्फ निफ्टी 50 कंपनीज को रेप्लिकेट करना है। तो उस केस के अंदर फंड मैनेजर का कोई एक्टिव कॉल है नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। तो यूजुअली अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स स्ट्रैटेजीज का एक्सपेंस रेशियो होगा 40-50 पैसा से लेके 1% तक, 1% भी होना मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स। लेकिन अगर आप एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो होगा समवेयर बिटवीन 1.4 to 1.5, 1.6। अगर आप मिड एंड स्मॉल में चले जाएंगे तो एक्सपेंस रेशियो 1.82 तक भी चला जाएगा। सो ये जो 50 बिप्स एक्स्ट्रा है और मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ये लगभग 1% एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ और सिर्फ फंड मैनेजमेंट की फीस है। बिल्कुल कि वो फंड को मैनेज कर रहे हैं और आपको बेहतर अल्फा या पॉजिटिव अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, उसके पीछे उसके पास एक अपनी रिसर्च टीम है। हाँ जी। हर सेक्टर के एनालिस्ट हैं, तो इवेंचुअली ही हैज टू कवर अप दैट कॉस्ट एज वेल। मेरा लास्ट क्वेश्चन जी, एक इन्वेस्टर है, पहली बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जा रहा है और रिस्क टेकर है, या 30 से 32 साल का है, आप लगा लीजिए 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है और आज इन्वेस्ट करना है उसको, और गोइंग फॉरवर्ड अगले 20 साल आप देख लीजिए, एक्टिव या पैसिव? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है। माई सजेशन टू अ यंग इन्वेस्टर हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स विल बी, यू हैव टू क्यूरेट, आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है। तो मेरा सजेशन यही रह सकता है कि आप लार्ज कैप के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटिंग द रिटर्न्स, द बेंचमार्क इज़ लो, यूजुअली वी हैव सीन दैट। तो आप उस केस के अंदर लार्ज कैप का एक्सपोजर अपना इंडेक्स फंड्स के थ्रू लीजिए। वेदर वो आपको डिसाइड करना है कि आपको लार्ज कैप में कितना रखना है, मिड कैप में कितना रखना है, स्मॉल कैप में कितना रखना है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप अपना लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादातर इंडेक्स फंड के थ्रू लीजिए, थोड़ा सा एक्सपोजर डाइवर्सिफाइड एक्टिव म्यूचुअल फंड के थ्रू लीजिए। एंड जहाँ पे आपको मिड एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन लेना है, यूजुअली वी हैव सीन इन द लॉन्ग रन मिड एंड स्मॉल कैप स्ट्रैटेजीज हैव आउट परफॉर्म द बेंचमार्क, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत सारी मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में ऐसा होता है कि दे आर अनडिस्कवर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फंड मैनेजर्स फाइंडिंग द राइट सेट ऑफ कंपनीज इज ऑल्सो हाई, ऑल्दो उसमें अपना इनहेरेंट रिस्क भी है कि those companies can go wrong as well. But usually we have seen कि mid and small cap fund managers outperform the benchmark over a longer period of time. Plus when you invest in mid and small cap, आपका टाइम होराइजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हाँ।
तो मेरा ये रहेगा कि आप मिक्स पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आपने स्टार्ट करा है तो आप थोड़ा सा एक्सपोजर इंडेक्स फंड्स के थ्रू लीजिए और थोड़ा सा एक्सपोजर आप एक्टिव फंड्स के थ्रू लीजिए, जिसमें आप डाइवर्सिफाइड फंड्स या मिड कैप फंड्स भी ले सकते हैं। सो अगर मैं आपकी बात को रिपीट करूं तो अगर फॉर एन एग्जांपल किसी को 10,000 की SIP करनी है, उस 10,000 में से मेजर 60-70% वो स्मॉल या मिड कैप ले रहा है, और जो 30% लार्ज कैप में जाना चाहिए वो एज एन इंडेक्स फंड वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जी। सो 30% या 3,000 की SIP इंडेक्स फंड में कर देगा, बाकी 4 या 3,000 की स्मॉल एंड मिड कैप में। तो इस तरीके से वो एक न्यू इन्वेस्टर है, अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। बेसिकली इससे होगा ये कि उसका कुछ पोर्टफोलियो तो पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। हाँ जी। तो उसको पता है कि अगर उसके एक्टिव फंड मैनेजर का कॉल गलत भी चला गया तो पैसिव वाली स्ट्रैटेजी उसको ओवरकम कर लेगी, प्लस लॉन्ग रन में अल्फा जो जनरेट होना है वो एक्टिव स्ट्रैटेजी से हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे इस पोर्टफोलियो का रिटर्न वुड बी 14-15% CAGR इन द लॉन्ग रन आपको आ जाएगा। हिस्टोरिकली जिस हिसाब से मार्केट में हमने देखा है, अगर मैं आपको सिर्फ निफ्टी 50 की बात करके बताऊं तो पिछले 15-20 साल में आप चाहे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न ले लीजिए, चाहे आप रोलिंग रिटर्न पे ले लीजिए, अगर आपने 5 साल से ज़्यादा पैसा रखा है निफ्टी में तो आपकी रिटर्न 80-90% ऑफ द केसेस में इट्स अपवर्ड ऑफ 14-15%। सो मे बी इन द रेंज ऑफ आई वुड से 12-14% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट साइकिल्स, मार्केट डायनामिक्स कैन चेंज, बट येस, इफ़ योर टाइम होराइजन इज मोर देन 5 years, एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ somewhere between 12-15% is reasonable. सो आई थिंक काफ़ी अच्छे से आज विनायक आपने समझाया कि एक्टिव मैनेजमेंट क्या है और पैसिव मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स क्या हैं, और एक जो इन्वेस्टर है उसको आज खुद ही समझना पड़ेगा, या ऐसी ये वीडियोस देख के भी वो पता लगा सकता है कि उसके लिए एक्टिव मैनेजमेंट ठीक रहेगी या पैसिव मैनेजमेंट ठीक रहेगी। अगर वो एक इंडेक्स से ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहता है, ज़्यादा रिटर्न चाहता है, तो वो एक एक्टिवली मैनेज फंड चूज कर सकता है, जहाँ पे फंड मैनेजर इज ट्राइंग टू बीट द बेंचमार्क। ही ऑलवेज ट्राइज टू कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कमा के दे। जो पैसिव फंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करेंगे एक इंडेक्स को। तो अगर आप एक इंडेक्स का रिटर्न चाहते हैं, आप 10 या 12% जो इंडेक्स ने हिस्टोरिकली दिया है उतना चाहते हैं, और अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप एक इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए और थोड़ा सा आपको इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में अगर आप एक ज़्यादा और बेहतर रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो डेफिनेटली आप एक एक्टिवली मैनेज फंड में जा सकते हैं। सो आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रॉम सेंट्री शाला। थैंक यू विनायक।